नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना का सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। आज हमारा कार्यक्रम है कविता के बहाने और आज के इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे कवि को आपके समक्ष लाते हैं, जिनको हम आज मुंबई से जोड़ देते हैं, निरुपमा सिंह जी। आप सुपरिचित कवयित्री हैं, साहित्यकार हैं। पिछले कई वर्षों से आप कविताएं करती हैं और आज के कार्यक्रम में हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि निरुपमा सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगी थोड़ी देर में और उसके बाद हम आज का ये कार्यक्रम विधिवत रूप से आरंभ करेंगे। तो मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर कविता के बहाने कार्यक्रम में अब हम जोड़ते हैं मुंबई से सुपरिचित कवयित्री निरुपमा सिंह को। नमस्कार निरुपमा जी। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्ते, बहुत अच्छा लग रहा है जी जी। शुरू में कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा जो मुझे आपने इस पटल से जोड़ा। वैसे मैं शुरू से आपका देखती आ रही हूँ, सभी प्रोग्राम लगभग देखे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी। हमें भी इस मंच के लिए भी बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, हमने कार्यक्रम आरंभ किया, बहुत सारे मित्र हमारे साथ अब जुड़ गए। डॉक्टर रमेश चंद्र शुक्ल जी हमारे साथ जुड़ गए कानपुर से, अनिता पाटनी जी अमेरिका से जुड़ गई, राम दुलारी शर्मा जी पौंडीचेरी से जुड़ गई। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। हमारे मित्र जानते हैं, कविता के बहाने हम आज बातचीत करेंगे सुपरिचित कवयित्री निरुपमा सिंह जी से और साथ में उनकी ढेर सारी कविताएं सुनेंगे। अब देखिए, आपके साथ तो आज मुख्य रूप से कविताओं पर कार्यक्रम है, तो मैं चाहता हूं कि शुरू में निरुपमा सिंह जी, जो आपकी अपनी पसंद वाली कविता है वो आप सुनाए। इस बीच में निशा चंद्रा जी अहमदाबाद से जुड़ गई। निशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपनी कविता प्रस्तुत करिए, उसके बाद फिर हम चर्चा शुरू करेंगे आपके साथ। जी, पहले तो मैं 4 लाइनें पढ़ना चाहूंगी जो आदरणीय दुष्यंत कुमार जी की, जो हमारे जिले से हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारों। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। दुष्यंत कुमार जी को हम बहुत याद करते हैं। कभी कभी जब गजलों का जो दौर आया था उस समय, और दुष्यंत कुमार जी ने गजल को एक नया स्वरूप दे दिया हिंदी कविता में, तो हम उनको नमन करते हैं, उनको बहुत याद करते हैं। और आपने शुरुआत दुष्यंत जी की इस कविता से किया, इन पंक्तियों से किया, बहुत अच्छा लगा। हमारे लिए वो सौभाग्य की बात है। अब आप अपनी रचना सुनाइए निरुपमा सिंह जी। जी जी, शुरू में कुछ ही पंक्तियां, 4 पंक्तियां हैं ये। वृक्ष हो जाए जड़हीन, शाखाएं फिर उगती नहीं। क्या बात है। वृक्ष हो जाए जड़हीन, शाखाएं फिर उगती नहीं, ये तो फिर भी अल्प जीवन है, आज है कल मिलता नहीं। यही फलसफा जिंदगी का, प्राणी मात्र जो समझता नहीं। ये छोटी सी मेरी एक रचना है, इससे शुरुआत की। क्या बात है, क्या बात है। तो आप अपने बचपन के, अपने जो आपका युवा काल था, उसको याद करते हुए कहिए, तो क्या आपको पता था कि आप साहित्य में कदम रखेंगे? और फिर तो अपने बचपन के उन दिनों को याद करिए, और आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई है, किस वातावरण में हुई है और क्या माहौल था उन दिनों? जी बिल्कुल। मेरे पिताजी पुलिस अफसर थे, पुलिस डिपार्टमेंट में। तो आप जानते ही हैं पुलिस वालों के ट्रांसफ़र कितनी जल्दी जल्दी, अब तो फिर भी नहीं मालूम मुझे इतनी जल्दी नहीं होते, लेकिन तब बहुत जल्दी जल्दी हुआ करते थे। उस कारण से पढ़ाई में बाधाएं तो बहुत आई। जगह जगह कभी यहाँ ट्रांसफ़र 6 महीने बाद, कभी 1 साल बाद, इस तरह से चलता रहा। तो मेरी शिक्षा की शुरुआत हुई अलीगढ़ से। उसके बाद देवबंद, सहारनपुर में मैं
सोफिया इंग्लिश मीडियम में पढ़ी, लेकिन 2 साल बाद फिर पिताजी का ट्रांसफ़र ज्वालापुर हुआ, फिर हिंदी मीडियम में यही सिलसिला चलता रहा। बस इसी तरह से पढ़ाई में थोड़ी बाधाएँ तो आई, लेकिन फिर 7th क्लास से हम लोग बिजनौर शिफ्ट कर दिया था हमें हमारे पिताजी ने। फिर हमारी कंटिन्यू पढ़ाई वहाँ चलती रही। तो बिजनौर के मैंने ने पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत वगैरह कुछ ऐसी नहीं आई? वैसे पारिवारिक वातावरण ऐसा था कि ताकि आपको सही रूप से शिक्षा का जो वातावरण होता है, खास करके जी, जब लड़कियां स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाते हैं, क्योंकि आपने समाज शास्त्र शास्त्र में एमए किया है ना, जी, तो कहाँ से जी। वो आपने किया है? तो उसी में क्यों रुचि रही आपकी? साहित्य में तो आपने कोई प्रयास नहीं किया होगा ना? नहीं, अब कुछ परिस्थिति भी कह लीजिए, मेरी बीए करते हुए ही मेरी शादी हो गई थी। तो उसके बाद जो घर से मैं कर सकती थी, मैंने प्राइवेट ही किया, समाज शास्त्र में एमए। तो थोड़ी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं विवाह के बाद। इसी तरह से बस, जैसे फिर मैंने मुरादाबाद से किया एमए समाज शास्त्र में, हिंदू क्या कॉलेज बात से। है! जी, 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 जी। तो वैसे आपका आपके जो अध्यापक रहे हैं, आपके जी, प्रति क्या असेसमेंट था उनका? पढ़ाई-लिखाई में तो आप काफ़ी होनहार रही होंगी, कोई दिक्कत जी, नहीं आई होगी आपको? जी, ठीक-ठाक थी। ठीक थी, पढ़ने का मुझे बहुत शौक था। लिखने में थोड़ी मैं शुरू से आलसी रही हूँ, लेकिन पढ़ने का हाँ, वाक़ई में बहुत शौक था। संस्कृत मेरा प्रिय सब्जेक्ट था और यही सब, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफ़ी थी मेरे पास। एमए में भी मैंने ली थी, प्रीवियस भी कर लिया था, डबल एमए करना चाह रही थी, लेकिन फाइनल नहीं कर पाई थी। क्या बात है! तो कविता के बहाने में तो हम कविताएँ तो आपकी सुनेंगे, लेकिन साथ-साथ में कविता के बारे में आपसे बातचीत करेंगे और जी, विशेषकर जो आपने रचनाएँ की है, आपका जी, आत्म विश्लेषण क्या है उन कविताओं के बारे में? और ख़ास करके मैं देखता हूँ कि आपके समकक्ष जो और कवयित्रियाँ हैं, वे भी जी, काफ़ी सक्रिय हैं कविता जगत में और उन्होंने जी, बहुत अच्छा उसमें नाम किया है। तो जी। कविता क्यों आपको ज़रूरी लगी? क्यों आपने कविता को ही चुना है? अब साहित्य की कई विधाएँ हैं। आप जी, कहानियाँ भी लिख सकती थी, आप उपन्यास भी बहुत उसकी भी बहुत अच्छी डिमांड है। तो जी। क्या ऐसी इसीलिए कविता चुनी आपने कि कविता सरल लगी आपको या कविता की कोई विशेष रुचि रही है आपको शुरू से? बस जो भाव आते थे जितना समय उस समय पे, मेरे ख्याल से शादी के बाद मैं 18 साल गाँव में ही रही हूँ। वहीं से बच्चों की पढ़ाई की शुरुआत हुई है और काफ़ी कठिनाई आती थी गाँव से बच्चों को भी जाने में। तो थोड़ा समय भी कम रहता था, बच्चों को पढ़ाई मैंने ट्यूशन कभी नहीं लगाया बच्चों का, खुद ही पढ़ाती थी। और मेरी छोटी ननदें थीं और देवर, जो संयुक्त परिवार था, तो उसमें जो थे बच्चों को सबको मतलब पढ़ाना, ये मेरा मुझे ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी। और बस इसी तरह से मैं कविता कविता तो मैंने जब बेटा ये वीआईटी रांची से इंजीनियरिंग करने कर रहा था, तब इसको शुरू में लिखी थी मैंने, शुरुआत में सबसे पहले साल में ही। तो मुझे लगा कि हाँ, मैं लिख सकती हूँ। तो लिखने का शौक तो था, 2-4 लाइनें लिखी और बस छोड़ दी। ऐसा नहीं था कि हाँ, पूरी तरह से मैं कविता को समर्पित थी, या ये मुझे शौक लगा जब हस्बैंड की मेरे, जब जॉब भी इन्होंने पूरी मतलब रिटायरमेंट लिया, उसके बाद मुझे लगा कि ये तो अपना और कामों में व्यस्त हो गए, कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ? वो चीज़ थी। इधर-उधर ज़्यादा भटकना, बातों में लगना, वो मुझे पसंद नहीं था ज़्यादा। तो मैंने तभी किताबें मैं पढ़ती थी, तभी मैंने लिखना शुरू किया। अच्छा, बेटी थी शिवाली, वो बहुत पहले से लिखती थी। मैं बल्कि उसको बोलती रहती थी, अब ये इसके ऊपर लिख, अब ये लिख, समाज को देखो, इधर मतलब जो भी है उनमें, जो भी विसंगता है, कि उन पे लिखो, देखो। तो वो बोली कि आप जब मुझे बताती रहती है, तो आप खुद क्यों नहीं लिखती हो?
तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई। मैंने कहा ठीक है, हाँ। बोली कि आपका टाइम भी अच्छा होगा और आपकी थोड़ी सी मतलब आपको लिखने का शौक है, पहले से पढ़ने का शौक है, तो आप जो पढ़ती हो उसको लिखिए ना फिर। तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई। अच्छा, इस बीच में निशा चंद्रा जी जुड़ी हमारे साथ, नमिता सिंह जी भी अहमदाबाद से जी हमारे साथ जुड़ गए, अजय शर्मा जी, जी नमस्कार अजय जी, बहुत अच्छा लग रहा है आप जुड़ गए। जी विकेश निझावन जी, उनको भी मैं स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जम्मू से हमारे वरिष्ठ साहित्यकार कश्मीरी और हिंदी में लिखते हैं बालकृष्ण सन्यासी जी, वो भी जुड़ जी गए हमारे साथ। धन्यवाद। बिलकेंद्र अरोड़ा जी, अरे वाह क्या बात है, नमस्कार अरोड़ा जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा कोई बहुत बहुत कार्यक्रम आप अरोड़ा जी मिस नहीं करते हैं, हमेशा जुड़ते जी रहते हैं। जी दीपा सिंह जी बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ी, प्रवीण कुमार त्रिपाठी जी, हरगोविंद पुरी जी, अरुण कुमार जी पासवान जी, बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, आपको जी सुन रहे हैं। सबका बहुत बहुत नीलम आभार। प्रभा जी भी अभी भी जुड़ गई, नीलम प्रभा अरे जी, वाह, वाह, उनका भी मैं अरे वाह। स्वागत कर रहा हूँ। जी तो जी बहुत अच्छे अच्छा मित्र मेरा हमारे भी साथ उनको। जुड़ गए। निरुपमा जी, मेरे कार्यक्रम की तो यही एक शक्ति है कि मेरे सब जी मित्र मेरे साथ जुड़ते हैं और मेरा जी प्रोत्साहन करते रहते हैं, और जी उन्हीं की वजह से मेरा ये कार्यक्रम है। तो जी इसलिए बहुत अच्छे अच्छे कवि और साहित्यकार मेरे साथ जुड़ते हैं और जी मेरे इस मंच की शोभा बढ़ाते हैं। तो जी बिल्कुल। आप, अच्छा, कुसुम डोगरा जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। कुसुम जी, आपका स्वागत है। जी, स्वागत करते हैं। ये बताइए कि जब आपको लगा कि अब आप कविता करने के मूड में हैं, कविताएं उसमें उस संसार में आपने पदार्पण किया है, तो उस समय क्या किस कवियत्री या कवि आपको प्रिय थे, जिनको आप खूब पढ़ना चाहती थी? ये जैसे कभी तो ये सभी पढ़ती थी मैं, जैसे दिनकर जी को, जयशंकर प्रसाद जी को, इनको पढ़ती रहती थी। लेकिन कुछ पारिवारिक माहौल भी था पढ़ाई का। तो बेटी थी पारुल तोमर है, वो इसी क्षेत्र में थी। निर्देश निधि है, सब अपनी ही है। तो क्या बात है। सबको देखना पढ़ना, उससे भी थोड़ी रुचि थी इन चीज़ों में। लेकिन मेरे लिए इतना आसान नहीं था। देखिए 35 साल का अंतराल बहुत होता है। उसके बाद मैंने कागज और कलम उठाया, ये मेरे लिए हाँ वाकई बहुत बड़ी बात थी। और मुझे परिवार का सपोर्ट मिला, तभी मैं इतना कर पाई, वरना नहीं कर पाती। तो पहले बहुत सारी जिम्मेदारियां जी थी। जी जी, आपको तो याद होगा पहली कविता किस पत्रिका में आपकी आई थी, क्योंकि आपकी कई पत्रिकाओं में रचनाएं बहुत छपी हैं। जी जी पहली कविता मेरी ये एमपी मीडिया के थ्रू आई थी। ऑनलाइन वो ई पत्रिका है, ये है शैलेश तिवारी जी, उनकी उनके माध्यम से। उसके बाद आदरणीय सुषमा जी के निकालती थी एक वो पत्रिका, उसमें क्या था, उसमें मेरी दो कविताएं आई थी। इस तरह से बस सिलसिला चलता रहा। बस शुरुआत हो गई थी तो फिर तो रुकने का नाम ही नहीं था। चलिए, आगे बातचीत हम करते रहेंगे। एक दो रचनाएं आप सुनाइए, हमारे मित्र बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी कुछ कविताएं सुनने का। जी आपका स्वागत है जी। जी मैं सुनाती हूँ पहले कि यात्राएं जो मुझे पसंद है। आपका या, स्वागत है, स्वागत है। जी, यात्राएं कहाँ खत्म होती हैं, यात्राएं कहाँ खत्म होती हैं, कितने पड़ावों से गुजरती हैं। मर्यादाओं के लिबास में लिपटी हुई अक्सर खामोश ही सफर किया करती हैं। कभी वांछित कभी अवांछित हुआ करती हैं। कुछ अनसुलझे प्रश्न, कुछ महत्वाकांक्षाएं हम जीवन भर साथ लेकर चलते हैं। क्या बात अपने है। अपने स्वार्थ आवरण से आच्छादित कुछ लिपे पुते चेहरे, मंजिल तक पहुंचते पहुंचते थके हारे हुए हम जीवन की शाम होने तक रुक जाया करते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। तत्पश्चात भी रह जाती हैं, तत्पश्चात भी रह जाती हैं मन में अनेक कुंठाएं, कुछ अनुत्तरित प्रश्न। उस आखिरी वक्त में भी, देखिए उस आखिरी वक्त में भी पीड़ा आंखों में लिए, नम हुई आंखों से
मनुष्य अपनी मुक्ति की दुआ नहीं मांगता, वो घिरा रहता है सांसारिक झमेलों में। बस क्या बात है। बस एक उसी वक्त वो सच्चा इंसान होता है जब वो आकलन करता है अपने पाप पुण्यों का और मन में गणना करता है कि मैंने क्या खोया और क्या पाया है। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये वो सच्चा इंसान होता है। ये मेरी थी यात्रा, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है जो। ये बहुत अच्छी रचना है आपकी। इस बीच में महेंद्र कुमार साहू जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी जी मैं स्वागत करता हूँ। जी जी, बहुत बढ़िया। एक और रचना सुनाइए निरुपमा जी। जी, एक है मेरी रचना, मुट्ठी भर एहसास। मुट्ठी भर एहसास नाम है इसका, शीर्षक है रचना का। सभी बह जाएंगे एक दिन इस बहाव में, सभी बह जाएंगे एक दिन इस बहाव में, रह जाएंगे तो बस मुट्ठी भर एहसास। चुनिंदा खुशियों के पते और ढेरों दुखों के बंद लिफाफे। वाह वाह वाह, क्या बात है। अफसोस कि न तुम बाँचने आओगे उन्हें, न हम आएंगे सुनने। अफसोस कि ना तुम बाँचने आओगे, ना हम आएंगे सुनने, बस चर्चे ही होंगे कभी कभार। उधर उधर किसी नदी के धूल दूसरे तट पर पड़े, जीर्ण शीर्ण जीवाश्म रौंदे जाएंगे। उधर धूल दूसरे तट पर पड़े, जीर्ण शीर्ण जीवाश्म रौंदे जाएंगे। ना जाने कितने ही पांवों तले, और हम सब दूर अंतरिक्ष उन्हें देखते हुए फकत भावनाओं से सहलाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत हे अच्छे। अवनी, हे अवनी, जब जब रौंदी जाओगी तुम आतताइयों के द्वारा, तब तब नभ के साथ हम भी रोएंगे जार जार। बेबसी पर तुम्हारी हम भी रोएंगे जार जार। ये थी मेरी दूसरी कविता। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। फिर आपकी और कविताएं सुनेंगे। इस बीच में सिनी वाली शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। तो अपने मित्रों के लिए और दो कुछ शब्द कहना चाहेंगे जो लगातार आपका कार्यक्रम देख रहे हैं। जी बिल्कुल। शिवाली जी भी जुड़ गए, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। जी, जैसे मित्रों के कारण ही तो मैं यहाँ पर हूँ आज। ये मित्र ही तो है, इनका इतना स्नेह, इतना आशीष मुझे मिला है कि मैं बता नहीं सकती। सभी का मैं बहुत बहुत आज आपके पटल से सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बढ़िया। अगर दीपा सिंह जी भी हमारे साथ है, उनका भी मैं जी स्वागत करता हूं। जी अच्छा, मुझे आपसे एक बात जरूर जाननी है, क्योंकि जी आपने मुख्य रूप से कविता का ही, उसी की यात्रा में आप पूरा अपना समय बिता रही हैं। जी। तो जीवन में क्या लगा आपको, कविता की क्या कितनी आवश्यकता है, क्यों मैं, जरूरी है कविता? जी जी मैंने लघु कथाएं भी बहुत लिखी है, काफी जी लिखी जी है। जी। अभी बस लिखी रखी है अभी, अभी प्रकाशित नहीं हुई है। तो जी कविता के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। ये जी। कविता का क्या 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 भूमिका है हमारे जीवन में, क्यों जरूरी भूमिका, है? देखिए कविता, मैं मतलब सोच कर कि हाँ मुझे कविता लिखने नहीं लिखती हूँ। मैं जो देखती हूँ, जो महसूस करती हूँ, उसको मैं शब्दों में ढालती हूँ। वही मेरा मूल उद्देश्य है कि मतलब किसी को देखा, किसी मजदूर को देखा, किसी कृषक को देखा, या किसी के जो भी मतलब देख सामने दृश्य आते हैं जो मुझे हाँ थोड़े से भी मुझको आकर्षित करते हैं, उन्हीं को मैं शब्दों में डालकर लिखती हूँ। मुझे कोई ऐसा, ये मैं स्वीकार करती हूँ कि मुझे बहुत अधिक ज्ञान नहीं है, पर कोशिश करती हूँ कि मैं भावों को अपने शब्दों में व्यक्त करूँ। यही नहीं, बस मेरे मन में ये निरुपमा जी प्रश्न, जी क्योंकि बहुत सारी कविताएं हम आए दिन ये देखते हैं, जी या तो वो इतनी कठिन कविताएं होती है तो समझ में नहीं आता कि वास्तव में इस जी कविता के माध्यम से जो सही। रचनाकार है, कवि है, क्या कहना चाहता है। या जी कोई जी। कविता ऐसी होती है जो एक स्टेटमेंट की तरह लगती है, कि हाँ जी बस जैसे अखबार का की हेडलाइन होती है उस तरह की लगती है। तो जी आपका जो कहना था कि कविता जो
आपके देखने के बाद जो भाव मन में उभरते हैं, और जी अगर किसी मजदूर को आप देखती हैं, किसी ऐसी परिस्थितियां आप देख लेती हैं जी जिनके साथ आप रूबरू हो जाते हैं, तो फिर आप उसका विषय बनाकर आप कविताएं लिखते हैं। तो जी ये अपना अपना तरीका होता है कविता के बारे में, जो आप किस तरह से सोचती हैं और फिर किस तरह से अपने शब्दों में आप उसको अपनी अभिव्यक्ति देते हैं। इस बीच में हमारे वरिष्ठ कवि और साहित्यकार भूपेंद्र सिंह रैना जी, आप जम्मू से जुड़े हैं, बहुत अच्छा जी लिखते हैं आप, पंजाबी और हिंदी के बहुत अच्छे हैं। निर्देश जी निधि जी भी, वो भी जुड़ गई हमारे साथ, अभी उनका जिक्र कर रही थी आप। जी निर्देश जी भी आ गए हमारे साथ, और जी बाकी मित्र तो हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, सबका मैं जी स्वागत कर रहा हूं। तो अब आप मुझे एक चीज ये बताइए, आप इतने वर्षों से कविताएं करती हैं, आपकी बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में आई है, लेकिन जी आपका ये जो काव्य संग्रह है, शब्द मेरे भाव मेरे, ये जी आने में देर क्यों कर दी आपने? क्या कारण था? प्रकाशक नहीं मिल रहा था, या नहीं आपका नहीं, मन नहीं था अभी? जी जी जी। ऐसा कुछ नहीं था, पर इतना सोचा नहीं था कि हाँ इसकी वो निकलवाऊं किताब भी अभी बहुत सारा रखा है मैटर, और भी कविताएं बहुत है, लेकिन बस थोड़ा सा आलस्य है, दूसरी किताब नहीं आ पा रही है अभी, जल्दी आएगी। तो आपके हाथ में उसके दर्शन तो कराइए पुस्तक के, जी जो जी है वो। जी जी। जी सामने उसका, अरे वाह क्या बात है! इसका इसका जो मुख पृष्ठ है, आवरण है, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने ये ये इसको तो। शिवाली ने बना हुआ है। हाँ, बिटिया ने बनाया है, बहुत जी अच्छा है। जी, तो शिवाली का इसमें ये योगदान है कि उन्होंने इसका मुख पृष्ठ बनाया है, और बहुत उसका अच्छा सारा ही बनाया है। योगदान है। क्या बात उसका है, क्या संपूर्ण बात है! योगदान है। अच्छा, शिवाली को कौन सी कविता इसमें पसंद है, आप सुनाइए। शिवाली ने तो कभी बताई नहीं कौन सी पसंद है। मैं तो अपने आप ही सुन। आप इसमें से एक दो कविताएं और सुनाइए, आपकी कविताएं बहुत जी अच्छी हैं। जी जी, मैं सुनाती हूँ। अच्छा, जी एक मैं पहले थोड़ा सा बताती हूँ आपको। जब जी जी। हम लोग हम लोग शाहजहाँपुर में थे, मेरे हस्बैंड शुगर मिल में थे, जो मतलब शुगर मिल में सीनियर पोस्ट पर थे, ईवीपी थे, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट। तो तब वहाँ जो माहौल था, आसपास गांव में जाते रहते थे, उनका कुछ स्वभाव था कि वो आके मतलब सारा बताते थे, अगर कहाँ किससे मिले हैं, कैसे लोग मिले हैं, तो एक उनके मन में बहुत दया भाव रहता है हमेशा से। तो वो आकर बहुत ज़्यादा कभी कभी व्यथित होते थे कि देखो यहाँ किसान कितना दुखी है, जो भी है कि खड़ी फसलें ले जाते हैं जो दलाल लोग हैं, और उन बेचारों के हाथ कुछ नहीं लगता ना, जबकि पैदा वो करते हैं, मेहनत वो करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन गन्ना उनका खड़ी फसल मतलब जो भी होती थी, गेहूं की, गन्ने की, वो पहले से पहले ही लोग दलाल जो होते थे वो लोग ले जाते थे। तो इन्होंने काफ़ी लोगों का वहाँ भला किया, उनको सीधे बुलाया, उनका उनको सीधे पर्चियाँ देते थे मिल में डालने के लिए, शुगर मिल में गन्ना भेजने के लिए। तो बहुत वहाँ का जो किसान था, हम लोग 13-14 साल वहाँ रहे शाहजहाँपुर में, बिरला ग्रुप में। तो बहुत लोग इनसे बहुत खुश रहते थे, बहुत लोगों का भला हुआ। तो वो कभी-कभी एक बार ऐसे ही एक किसान मेरे पास, बहुत बुजुर्ग थे, और वो आए घर पे, और वो बेचारा पैर छूने लगे, मुझे बहुत ही अजीब सा लगा। मैंने उनको कहा नहीं, आप बहुत बुजुर्ग हैं, आप पिता समान हैं, आप पैर नहीं छूइएगा। तो वो कहने लगे कि हमारा इतना भला हुआ है, तो बिटिया बहुत ज़्यादा हम तो बता भी नहीं सकते कि हमारे हाथ कुछ लगता नहीं था, हम तो वही नमक की रोटी और चटनी से ही खाने वाले लोग हैं। अब जो है हमें थोड़ा सा राहत मिली है कि हम कुछ कर सकते हैं, अपने कच्चे मकानों को थोड़ा सा पक्का बना सकते हैं, या खपरेल डाल सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा उनकी हालत ख़राब थी। तो मैंने एक ये कविता उसी समय से मेरे दिमाग में रहती थी, जो जाके अब लिखी है। 2-4 लाइनें तो लिखती रहती थी मैं, वो मैं आपको सुनाती हूँ। सुनाइए, आपका स्वागत है। जी। बेजान शरीर निहार रहा था, टकटकी लगाए, बेजान शरीर निहार रहा था, टकटकी लगाए निरंतर उस विशालकाय अंतरिक्ष की ओर, जिससे जुड़ी अनंत धूमिल आशाएं, उम्मीदों के पुलंदे तो सहेजे हुए हैं कब से,
बड़ी आशाओं से, खोखले आश्वानों से, खोखले आश्वासनों से जो दिए गए उच्च कोटि के पदाधिकारियों द्वारा और कुछ सरपरस्त लोगों से, कुछ दलाल जो खरीद ले जाते खड़ी फसलें, कुछ दलाल जो खरीद ले जाते खड़ी फसलें पौने पौने दामों में, मेहनत करता वो जो फटा दामन भी नहीं सिला पाता, मेहनत करता वो जो फटा दामन भी नहीं सिला पाता, और वो दलाल खुद को दर्शाते फिरते रहनुमाओं में। कब होगा उद्धार उन सपनों का जो संजोए बैठा है ये गरीब अपने शुष्क नेत्रों में, निरी काम के बोझ से दबा तो कहीं कर्ज के बोझ से दबा हुआ, सोच रहा बस यही अतिवृष्टि तब तबाही, अधिक सूखा तो राम दुहाई, हर हाल में गरीब की ही मुसीबत क्यों आई, किसी ने सही हम्म। कहा है आगे कुआं तो पीछे खाई। क्या बात है, ये बहुत अच्छी रचना है। मतलब ये जो पीड़ा है, दर्द है, ये जो वो भोग जी रहे हैं, उसका आपने वर्णन किया है अपनी कविता में। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। हालांकि देखिए, कवि की क्या भूमिका है, तो कवि तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्टर है या इंजीनियर है कुछ कर सकता है, लेकिन बल्कि कवि कविता के माध्यम से उस पीड़ा को, उस दर्द को, जी वेदना को तो अभिव्यक्त कर सकता है और उसको फिर साझा कर सकता है जी अपनी और यदि कविताओं हम के माध्यम। जी और यदि हम जी जी। सक्षम है तो हमें उनकी सहायता करनी भी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जितना भी आपका सामर्थ्य है उस अनुसार उनकी सहायता भी करनी चाहिए। तो उस बहुत समय अच्छी बात है। थे जी। इस लायक, तो मैं भी इनको मैंने कहा देखिए जो गरीब जितना भी आप कर सकते हैं, जब तक आप हैं उनकी मदद कीजिए, उनकी सहायता कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से खैर कविता की यात्रा तो आपकी चलती रही है, कविताएं तो आपने पर्याप्त मात्रा में लिखी हैं, जी लेकिन आपके मैं कुछ 10-12 जो साझा काव्य संग्रह है, जी उनका उसके बारे में जानना चाहूंगा। किस तरह के वो काव्य संग्रह है और आपका योगदान क्या रहा उन संकलनों में? अब जैसे मांगी किसी ने कि 5 मुझे कविताएं चाहिए, कुछ तो जानने वाले लोग हैं तो मना नहीं कर पाती मैं, तो वो उनको मैंने कविताएं जो लिखी थी कि देख लीजिए, अगर आपको पसंद, ये मैं बोल देती हूँ, यदि आपको पसंद है तो आप लीजिए, वरना चल ही रहा अपना लिख ही रहे हैं। और हाँ, लघु तो कथाएं भी मैंने लिखी है जी जी। कुछ, तो बहुत ज्यादा। लघु कथाओं, जी लघु कथाओं के बारे में क्या आपने किस तरह से उस क्षेत्र में अपना योगदान दिया, अपना कार्य किया है? लघु कथाएं हालांकि बहुत बाद में उसको प्रचलित होने में और प्रतिष्ठित होने में समय तो लगा है, जी लघु जी कथा इस विधा को। तो मैं अपना ही बता दूं, आकाशवाणी में हमने बहुत कोशिश की कि लघु कथाओं को स्थान मिले हमारे जी साहित्य कार्यक्रमों में, जी और उन दिनों फिर बहुत मेहनत की हमने, फिर वो लघु कथाएं आने लगी और लघु कथा लिखने वाले हमारे समक्ष आने लगे, उनको हमने कार्यक्रमों में शामिल जी किया बाद में। जी तो आपने इस दिशा में क्या कार्य किया है विशेष? देखिए मेरी लघु कथाएं भी उसी तरह की, जो मैंने आसपास देखा, महसूस किया, उसी सच्चाई को बयान किया अपनी लघु कथाओं में। मतलब कहीं कुछ बनावटी नहीं कि दिमाग में आ जाए कि हाँ इधर से उधर, लेकिन जो देखा मैंने, या जो महसूस किया या जो सुना, वही मेरी लघु कथाओं में तो है कोई ऐसी लघु कथा आपके समक्ष है जिसको आप इस वक्त इस कार्यक्रम में शामिल कर सकती हैं, जो 2-4 मिनट की लघु कथा हो? है। वो तो इसमें फोन में ही है, मैं निकाल कर आपको, जैसे ऐसे ही बता दूं आप, बिना इसमें हाँ पढ़े। बता दीजिए, बता दीजिए। जी जी। जैसे अभी एक वापसी करके मेरी एक कथा आई थी, आदरणीय मनीष वैद्य जी ने जो प्रकाशित की थी दैनिक नव भारत में, वो भी एक सत्य घटना ही थी।
मैंने देखा था एक स्त्री हमारे आसपास ही रहती, जो तो उसके हस्बैंड जो किसी कंपनी में जॉब करता था गुड़गांव में, वो नहीं आया था 2-3 साल से वो। लेकिन वो उसका मुझे मेरे मैं देखती थी उसका चेहरा बहुत ही बुझा-बुझा सा, बहुत ही अपसेट सी वो रहती थी। तो एक दिन बस किसी ने बताया कि उसके साथ में कि उसके नाम पे कोई प्लॉट है, तो उसको इसलिए परेशान किया जा रहा है कि वो कि पता नहीं आएगा, नहीं आएगा बेटा तुम्हारा, तो सास-ससुर उसको दुखी करते हैं कि वो प्लॉट हमारे नाम पे कर दे। उनका दूसरा बेटा भी था, वो चाहते थे या फिर वो चाहते थे कि दूसरे बेटे से के साथ रहने लगे। वो उसको स्वीकार नहीं था बिल्कुल भी। उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे थे। तो उसने फिर एक दिन निर्णय किया, एक दिन वो घर से निकल गई रात को। और कभी-कभी भले लोग भी मिल जाते हैं। जिस ऑटो में वो बैठी, वो जो पहले तो उसकी मतलब उसको बहुत परेशान किया, तो वो बच्चा था छोटा, वो भी रो रहा था बहुत ज़्यादा। उसने उसको चुप किया, लेकिन उसको लेकर वो रात को निकल गई, अपने घर अपने माता-पिता के पास जाने के लिए। तो वो जो ऑटो रिक्शा वाला था, वो उसको देख रहा था, वो वॉच कर रहा था कि ये चेहरे पे इसका उतरा हुआ है, ये बहुत परेशान है। उसने पूछा, "बहन, कोई दिक्कत है तो अब मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ?" तो वो चुप रही बहुत देर तक, तो बस रो रही थी बराबर लगातार। लेकिन उसने फिर धीरे से बताया कि भैया मुझे अपने घर जाना है और मेरे पास इस समय कुछ नहीं है। तुम मुझे बस अगर किसी ट्रेन में चढ़ा सकते हो तो चढ़ा दो। तो तब वो बोला था कि उसने एक रोका स्टेशन के पास ही, ऑटो रोक के उससे पूछा कि अगर मैं कुछ मदद कर सकता हूँ तो तुम बताओ। लेकिन बहन ऐसे घर छोड़ने से तुम्हारा काम नहीं बनेगा। कोई बुजुर्ग था उसमें, तो उसने कहा कि तुम घर जाओ अपने और अपने हक के लिए लड़ो। पहले उन्हें समझाने की कोशिश करो और नहीं तो अपने हक के लिए लड़ो तुम। आजकल तो कितनी संस्थाएँ हैं, महिलाओं के लिए खुली हुई हैं, तुम उनमें जाकर शिकायत कर सकती हो। मैं तुमको फ़ोन नंबर दे सकता हूँ, अगर चाहो तो। तो अब उसके दिमाग में कुछ वो आया होगा कि भई कि पैसे भी नहीं है किराए के लिए और बात भी उसको सही लगी होगी, तो वो रात को ही अपने घर वापस आ गई। देखिए, डर गए थे घरवाले भी कि ये कहीं पुलिस में ना चली जाए हमारे खिलाफ कंप्लेंट करने। वो चुप रही, उसने उनको जब ये आश्वासन मिल गया कि हाँ, कुछ ऐसा नहीं हुआ, तो वो भी अपना शांत हो गए। लेकिन उनको उनको ये लग गया था कि हाँ, ये जा सकती है हमारे खिलाफ। तो ये बहुत बड़ा निर्णय उसने लिया। तो आज ठीक रहती है वो, सही से रहती है। कोई ऐसी अब उसके साथ में परेशानी नहीं है। यही बस थी, मैंने जो उसमें वापसी करके एक लघु कथा लिखी है, उसमें यही कहानी थी। और इसके बारे में निशा चंद्रा जी ने भी लिखा है, बहुत बढ़िया लघु कथा है, मैंने ये पढ़ी जी, थी। तो मतलब अगर किसी के मन पर और किसी के पाठक के दिल में ये छू जाए आपकी लघु कथा, तो इसकी ये तो सफलता ही मानी चाहिए ना, कि जी, आपने ऐसे विषय को चुना है। और जी, हालांकि लघु कथाओं में बहुत स्कोप कम रहता है, उसका जी, जो पूरा क्लेवर होता है बहुत छोटा होता है, और इतनी जिसको कहते हैं ना कि गागर में सागर भरने वाली बात होती है। आपको बहुत कुछ कहना है, लेकिन आप जी, कम शब्दों में और कम भावों में आप उसको प्रकट करते हैं, अपने जी, पाठक के सामने रखते हैं, ताकि एक तीर की तरह एक उस तक मतलब नेज़े की तरह वो अपना कार्य करे। तो जी। इस तरह से आपको ये विचार नहीं आया कि लघु कथाओं का भी एक संग्रह आप अपने मित्रों के समक्ष रखें? तो आपका है कुछ विचार, ऐसा है क्या? हाँ जी, जी, जी। है, विचार तो है, थोड़ी-सी लेट हो रही हूँ। तो नहीं नहीं, है, उसमें ये जल्दी आएगा। करिए और लघु कथाओं को कर लीजिए। चलिए, जी, बातचीत तो हम जारी रखेंगे। जी, आपकी भानु प्रकाश रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका मैं स्वागत कर रहा जी, हूँ। जी, आप अभी अशोकनगर से हमारे साथ जुड़ गए, और अरुण कुमार पासवान जी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। जी, रुद्रांश राणा जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। तो जी, आप एक दो कविताएं और सुनाइए। जी, बिल्कुल। एक कविता है मेरी, सौंदर्य। जी, स्वागत है आपका। सुंदरता को सब मतलब ये नहीं है कि हम अपने में ही सुंदरता देखें
यह शक्ल सूरत में ही सुंदरता होती है, सौंदर्य सब जगह होता है। अपनी क्या बात है। उसके लिए बस अपनी नजर चाहिए। सौंदर्य तुम कहाँ हो, क्या कोई अलग दुनिया है तुम्हारी? जब लहलहाते खेत खलियान, करती गेहूं की बालियां श्रृंगार, फूलती बसंत में जब पीली सरसों, भर जाता मन में हर्षोल्लास, वहां भी तो तुम ही हो। कर वाह वाह, श्रृंगार क्या बात है। का कर श्रृंगार आम्र वृक्ष का, बौराती है आम्र मंजरी, चलती बयार मन भावन, मदहोश कर जाती तन मन, वहां भी तो तुम ही हो। नीला नीला अंबर जब दिखता ऋजु रोहित सहित, जब आच्छादित होती तारा वालियां, बरसती चांदनी अंबर से जब, वहां भी तो तुम ही हो। चिड़ियों का मधुर कलरव जब मन को कर जाता प्रफुल्लित, कोयल की मधुर कुहू कुहू, घोल जाती कानों में मधुर रस, बन प्रेम रागनी, वहां भी तो तुम ही हो। पुष्प लताओं पर जब आती बहार, फूल बन खिल जाती कलियां भी करके रूप श्रृंगार, मंडराते भ्रमर करते किलोल, रस पी पुष्पों का हो जाते मदमस्त माला माल, वहां भी तो तुम ही हो। हे वाह सौंदर्य, वाह, क्या बात है। तुम सर्वव्यापक हो, चहु और हो। ये थी वाह बात। वाह, क्या देखिए सौंदर्य कहाँ कहाँ देखा आपने। जी और कवि की तो यही एक शक्ति होती है कि जी इस तरह से, जैसे सौंदर्य बोध की जो कविताएं हैं इस तरह से, तो आपने कहाँ का इस सौंदर्य को पकड़ लिया और किस तरह से अभिव्यक्त किया है। तो आपने जी और शुरू में वैसे सही कहा निरुपमा जी, जी सौंदर्य की कोई इस तरह से कोई एक विशेष परिभाषा नहीं है जी कि कोई जो बिल्कुल। आपको अब ऐसा भी है ना, ये इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये क्या, कभी सौंदर्य आपको एक में कुछ अलग तरीके से दिखेगा, दूसरे में कुछ अलग तरीके से दिखेगा। और हाँ जी कविता बिल्कुल। में वह क्या बात है, जब सौंदर्य की बात होती है तो जी कविता अपने आप में एक महाशक्ति धारण करती है, तो उसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये जो आपका काव्य संग्रह शब्द मेरे भाव मेरे, तो इसमें जी कितनी रचनाएं हैं आपकी, और किस पीरियड की कविताएं आपने इसमें समाहित की हैं? जी इसमें है मेरी 55 कविताएं हैं इसमें। जी। लगभग इससे अधिक ही होंगी, जो अभी है प्रकाशित नहीं हो पाए हैं। अच्छा। जी जी तो राम दुलारी शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, वो भी जी आपका कार्यक्रम देख रही है। शिवाली जी जी भी तो जुड़ी हुई है। जी तो एक कविता और सुनाइए, एक दो कविताएं। कविताएं जी बहुत अच्छा है आपकी, बहुत ही मतलब ऐसी कविताएं हैं कि एकदम दिल तक उतर जाती हैं, और जो आप कहना चाहती हैं एक पाठक या श्रोता को कोई ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ता है, एकदम जी वो उसको स्पर्श करती है सहज वो सरल कविता। शब्द है। जी जी। हाँ जी, मैं सुनाती हूँ एक कविता है मेरी, असत्य की आंधी। हाँ मेरा मन हर पल डरता है, हाँ मेरा मन हर पल डरता है, किसी असत्य की आंधी में घिरकर कहीं टूट ना जाऊं। टूटने का भय हर क्षण सताता है। असत्य की आंधी का कूड़ा करकट कहीं आंखों में ना गिर जाए, गिरने से पहले ही पलक झपक लेती हूँ। आंखें खुली रखती हूँ जो विधाता की दी हुई अमूल्य निधि है, उन चक्षुओं को निर्मल ही रखना चाहती हूँ। कभी आंखों में जो आए आंसू, समझ वृत्तियों की उड़ती हुई धूल कहीं किरकिरी ना बन जाए, कभी मसल कर तो कभी पानी समझकर पोंछ लेती हूँ। क्या क्योंकि बात मैं है, क्या बात। क्योंकि मैं आंखों में उतर आए लाल लाल विनाशकारी डोरों से बहुत डरती हूँ। स्वार्थ भी एक नहीं अनेक है, स्वार्थ भी एक नहीं अनेक है। मानव कभी लोभ का संवरण नहीं कर पाता, असत्य का मार्ग ही क्यों ना अपनाना पड़े। वह हर हाल में स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। स्वार्थपरक मापदंडों से हाँ मैं बहुत डरती हूँ। यही तो असत्य की आंधी है, संपूर्ण सृष्टि और इसमें बिखरा कृत्रिम सौंदर्य, उधार की खुशियाँ, सिमटा बचपन, बिखरती जवानी, उपेक्षित बुढ़ापा। हाँ मैं इन सब से बहुत डरती हूँ। ये थी बहुत मेरी। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो अभी क्या वर्तमान में क्या चल रहा है? क्या अब कविताएं उन पर ज्यादा जोर है या आप लघु कथाओं पर ही ज्यादा काम कर रही हैं? अब कहानी लिख रही हूँ। जी जी। कहानी लिखने की कोशिश कर रही हूँ। जी नहीं, कहानी तो पहले भी आपने कई लिखी है, कहानियां आपकी भी प्रकाशित होती रही हैं। तो कहानियों का क्या मुख्य विश्व विषय क्या गाथा में रहा है, केंद्र बिंदु में क्या रहा है विशेषकर आपकी कहानियों में? विश्व गाथा में आई थी मेरी एक कहानी, संजीवनी बूटी करके। तो वो भी एक नर्स और एक बुजुर्ग दंपति के आपसी संबंधों पर ही थी। एक नर्स रहती है अकेले, और सामने दो बुजुर्ग रहते हैं जिनकी मतलब कोई संतान नहीं है, बहुत आपस में बहुत प्रेम पूर्वक रहते हैं। वो एक दिन बुजुर्ग जो हैं उनका देहांत हो जाता है। तो वो महिला जो हम्म। थी वो पैरालिसिस थी। तो वो फूट फूट कर रो रही थी। वो नर्स उनसे बहुत ज़्यादा लगाव रखती थी, तो वो उनको देखती रहती है। तो उनके घर जाती है, तो जबकि वो अपने घर जाना चाहती थी कि उसके भी माता पिता का देहांत हुआ था कुछ समय पहले किसी बीमारी से। ये चला था भी, कोरोना चला जैसे। तो वो जब उसका मन नहीं था कि मैं घर जाऊं, तो माता पिता की याद आएगी। लेकिन उसके भाई भाभी जब बहुत जिद करते हैं तो वो घर जाने के लिए तैयार होती है। लेकिन फिर कुछ सोच कर जब ये देखती है सामने उस बुजुर्ग महिला का दुख देखती है वो, तो उसे अपना दुख बहुत कम लगता, क्योंकि वो एक नर्स थी। उसका पेशा था लोगों को के साथ लोगों की सेवा करना। वो इस पेशे से जुड़ी हुई थी। तो ये भी एक नर्स से ही प्रेरित कहानी थी मेरी। मैंने देखा था एक नर्स को इस तरह से करते हुए, कि जो हमेशा मतलब दूसरों की सहायता करने में तत्पर रहती थी, कभी अपने बारे में नहीं सोचती थी। अगर वो खाना लेकर भी बैठती थी, तो ये देवबंद की कथा कहानी, मतलब देवबंद की बता रही हूँ मैं। जब मेरे फादर देवबंद में थे, तो एक नर्स थी, उनका हमारे यहाँ आना जाना था। तो मैं उनको देखा करती थी, तो मेरे दिमाग में मतलब वो घूमता रहता था कि हाँ वो ऐसी थी। उनको मतलब कभी मैं भूल नहीं पाई कि वो कितने सेवा करती थी सबकी। वो खाना भी छोड़ के अगर कोई फ़ोन करता था तो अपना खाते हुए भी छोड़कर तुरंत हाजिर हो जाती थी। बहुत इसी से मतलब प्रेरित ये मेरी कहानी थी, संजीवनी बूटी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब वो सही आपने उस विषय पर लिया है। और मैं आश्चर्य करता हूँ कि अगर आपने इस पर नाटक भी लिखा होता, जी, खास करके रेडियो के लिए, तो ये बहुत अच्छा है। इसके लिए नाटक लिखने का बहुत स्कोप है इस विषय पर, जो आपने जी। अभी सुनाया है। तो कभी हाँ जी। प्रयास किया है अपने नाटक इत्यादि लिखने का? नाटक जो देखिए, कहानी से ही तो, नाटक के मूल में तो कहानी ही होती है। बिल्कुल। और कुछ कहानी सच घटनाओं पर आधारित होती है, कुछ जी, कहानियां आप उसमें अपनी तरफ से कुछ काल्पनिक चीजें लाते हैं, लेकिन मूल रूप से जीवन जी, से ही उठाए गए विषय होते हैं। जीवन के भीतर से लिए गए वेदनाएं, दर्द की जो बातें होती है, उन्हीं जी। पर आधारित कहानियां भी होती है। हाँ तो जी। मुझे ऐसा लगा जब आपने इस कहानी के बारे में, संजीवनी बूटी के बारे में जिक्र किया कि ये एक जी। अच्छा नाटक भी बन सकता है। तो कभी कभार आपने, जहां पर आप रहती आई है, आकाशवाणी केंद्र से कुछ कार्यक्रम देने के प्रयास किए होंगे? किसी आकाशवाणी केंद्र से आप जुड़ी रही है क्या अपने जीवन में? नहीं, ऐसा तो नहीं कभी मैं जुड़ी। यहाँ नहीं, आप नाटक। तो, जी। जी जी जी, बताइए। मुंबई मुंबई में नाटक देखे अभी। बेटे ने दिखाया था पिछली बार जब मैं आई थी, चक्रव्यूह। बहुत अच्छा नाटक था, उसका 100वां एपिसोड था। लेकिन बहुत ही अच्छा नाटक था। और इस तरह से 2-3 बार देखे हैं। कभी गुड़गांव भी देखा था एक नाटक, मतलब लाइव देखे हैं, तो अच्छा लगता है। कि मेरे मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जहां आप रही हैं, जी, कि उस क्षेत्र के आकाशवाणी केंद्र के साथ अगर आप जुड़ी रहती हैं, तो जी, आप के उनका अपने साहित्यिक कार्यक्रमों में आपके जो जी, कविताएं हैं, कहानियां हैं, लघु कथाएं हैं, उनका जी। प्रसारण संभव हो पाता। हाँ। तो खैर, आगे के लिए आप इस पर विचार कर सकती हमारे हैं। जी जी। नजीबाबाद है पास में। नजीबाबाद आकाशवाणी। सोचा तो बहुत है, पर बस ऐसे ही थोड़ा सा मैं भी थोड़ा टाल देती हूँ, आलस कर जाती हूँ मैं।
तो बहुत बढ़िया बातचीत हम और आगे जारी रखेंगे। शशि भूषण भदौरी जी हमारे जी साथ जुड़े हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। मैं मीना धर द्विवेदी पाठक जी हमारे साथ हैं और आपकी जी बहुत तारीफ कर रही, कह रही है बहुत अच्छा बोल रही हैं आप। निर्देश निधि जी तो लगातार जुड़ी हुई है। रीना जी मनारिया जी आप राजस्थान से हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। और इस तरह से सदानंद मिश्र जी हमारे मित्र हैं आकाशवाणी के, आप भी भी स्वागत। हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप और कविताएं सुनाइए, कविताएं आपकी बहुत अच्छी है जी। एक सुनाती हूँ। एक कविता मैंने लिखी थी ये कि वो जी बिखरते संबंध, कि आज हम चारों तरफ देख रहे हैं जो रिश्ते हैं वो बिखरते जा रहे हैं, उसी के ऊपर मैंने लिखी थी। संबंध जो बिखर गए, संबंध जो बिखर गए, कितने जोड़े कितने घटाए, कुछ गुणा भाग भी किए पर हल नहीं कर पाए। काश प्राणों को रिश्तों की आभा से ज्योतिर्मय कर पाते, काश प्राणों को रिश्तों की आभा से ज्योतिर्मय कर पाते, प्रेम की मलय सुगंध से चंदन सा सुवासित कर पाते। कुछ गलतियां हमने की, कुछ गलतियां हमने की, कुछ वो कर बैठे। हम संबंधों की बेल को शिखर पर ले जाने को रहे आतुर, पवन के तेज झोंकों से गंवा बैठे। कब तक बचा पाते, कब तक बचा पाते, मन चली हवाएं भी पूछ कर आई थी पता ठिकाना। तितर बितर करने से आखिर कब तलक थाम पाते। रिश्तों को एक कुशल स्वर्णकार की भांति काश अग्नि में तपा पाते, तो सभी रिश्ते नाते कुंदन क्या से बात है, बिखर, या लोहार की भांति झोंक देते संस्कारों की भट्टी में, क्या पिघल बात है, कर ही क्या बात है। आकार पा जाते। रिश्तों का क्षितिज, रिश्तों का क्षितिज निस्दिन परिधान बदल रहा है, रिश्तों का क्षितिज निस्दिन परिधान बदल रहा है। मन भीतर का उपजा स्नेह आज नष्ट हो रहा है। मन मस्तिष्क की दीवारों पर पपड़ियां दरक रही हैं, हम्म। मस्तिष्क की दीवारों पर पपड़ियां दरक रही हैं। रिश्ते तितर बितर हो रहे हैं, हाथ मुंह बांधे हम सब तमाशबीन बने तमाशा देखे जा रहे हैं। आज हम अत्यंत विवश हो गए हैं। काश प्रेम का नवांकुर रोक पाते, काश प्रेम का नवांकुर रोक पाते, नई पीढ़ी को अभिन्न नई दिशा दे पाते, शायद रिश्ते ही बचा पाते। कभी कभी अंतरिक्ष से कुछ किरणें उम्मीदों की मानस लोक में उतर आती हैं, एक उजास सा भर जाती हैं, चुपके से कानों में फुसफुसाते हुए कह जाती हैं, देखना देखना समय निश्चित ही बदलेगा। एक उम्मीद कि काश ऐसा हो जाए। ये थी मेरी। बहुत अच्छी कविता, ये क्या अभी कहीं प्रकाशित नहीं हुई होगी आपकी ये कविता भी? जी नहीं। बहुत अच्छी कविता, बहुत बढ़िया। मतलब जो आपने संबंधों पर जी इसको विशेष रूप से केंद्रित किया है, बहुत बढ़िया। जी नीलम प्रभा जी की एक फरमाइश है आपके लिए, मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, फिर आपकी इच्छा है। जी 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 नीलम जी कह रही है कि कविता के बाने एक छोटी सी कथा क्यों न हो, सुनाइए ना। अब इस तरह से वो कह रही है, तो मैंने तो उनकी बात आप तक पहुंचा दी है निरुपमा जी, अब आपकी इच्छा। कथा। इस बीच में शशि भूषण जी हमारे साथ हैं, जुड़े हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं जी। ये कथा इस समय मेरे इसमें है नहीं कोई कहानी इस तरह की। ने कोई ऐसी लघु कथा या और कुछ है, जी अगर जी है आपके समक्ष जी उसको आप जी। जी एक लघु कथा ऐसे ही मैं बताऊंगी। जी जी बताइए। एक बार मैं, मेरी एक सम्मान करके एक लघु कथा है।
जी जी। मैंने जी, मेरी मेरी जो काम करने वाली बाई आती है, उसी के मुँह से मैंने जो सुनी थी, वही मैंने लघु कथा लिखी थी। क्या बात है, क्या बात है। अब देखिए, जीवन जीवन से ही ये छोटी-मोटी बातें जब आप एक साहित्यकार, आप जैसे कथाकार के सामने आती हैं, तो वही तो एक कृति का, एक रचना का रूप धारण करती है। तो कहीं न आप कहीं से उसको प्रेरणा मिलती है, बिल्कुल। प्रेरणा मिलती है। जी, जी। आपका स्वागत है, सुनाइए। जी, जी। तो वो बहुत ही खुश हो रही थी उस दिन, बोली कि तो अधिकतर वह शांत ही रहती थी। पोछा लगाते हुए मैंने पूछा उससे, मैंने कहा क्या बात है? उस दिन वो गुनगुना भी रही थी। मैंने कहा क्या बात है, आज तो बहुत खुश नज़र आ रही है। तो बोली हाँ दीदी ऐसी बात थी, कुछ ऐसी है, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? बोली कल जहाँ उसका हस्बैंड ड्राइवर था किसी के सेठ के यहाँ, जहाँ वो काम करते हैं, कि उनके बेटे की शादी थी। तो उन्होंने हम सबको बुलाया था। तो मैं बच्चों को लेकर वहाँ, कि पहले मेरे पति ने मना कर दिया कि नहीं तुम नहीं जाओगी, तुम बिना पढ़ी लिखी, वहाँ इतने बड़े-बड़े लोग होंगे, तुम अच्छी नहीं लगोगी वहाँ जाके। तो जब उनको पता चला उनकी मैडम को, जहाँ वो जो नौकरी करता था, तो उन्होंने कहा नहीं बच्चे ज़रूर आएँगे और ज़रूर लेके आना, पूरे परिवार को लेकर आना। तो उन्होंने बोली नहीं तो मैं डाँटूँगी तुमको, कल ही नौकरी से निकाल दूँगी अगर नहीं लेकर आए तो। तो अच्छे लोग भी दुनिया में हैं सब। तो वो फिर वापस आया घर, शाम को सब बच्चों को अच्छे से तैयार-वैयार करके वो लेके गया। तो वहाँ उसने देखा कि मतलब जिनके यहाँ वो नौकरी करता था, वो उसको बड़े प्यार से उसको स्नेह से, वो पीछे खड़ी थी बेचारी, थोड़ी सकचाहट तो होती है, तो लेकिन वो आगे लेके आई और बोली देखो बच्चों को सब कुछ खिलाना, बिल्कुल भी संकोच नहीं करना, अपना घर समझ के सब कुछ जितनी भी चीज़ें हैं बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, कोई चीज़ छूट ना जाए। मैं बार-बार तुमको बोलने नहीं आऊँगी लेकिन बच्चों को खूब खिलाना, अच्छे से खिलाना। तो कह रही मेरे बच्चों ने जो चीज़ कभी सुनी भी नहीं थी, जिन व्यंजनों के नाम भी नहीं सुने थे, वो सब भी खाए और हम बहुत देर तक वहाँ रहे। तो बोली कि मतलब इतने बच्चे मेरे इतने खुश थे, बहुत ज़्यादा, किस कितनी मिठाइयाँ ये सब जितना भी था जो उन्होंने कभी नहीं जीवन में बेचारों ने कभी नहीं खाया था, वो सब खाया। और बोली कि आके इसलिए मुझे इतना, कि बोली दीदी देखो कितने अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, नहीं तो हम जैसों को तो, हमारे जैसा अगर बच्चे कहीं चले भी जाते हैं, तो धुतकार कर बाहर निकाल देते हैं। बाहर ही कर देते हैं कि भई ज तुम क्यों आए? कहाँ से आए हो? किसके बुलावे पे आए हो? लेकिन उन्होंने इतना मान-सम्मान मुझे दिया कि मैं बता नहीं सकती। अब वो कह के सही में उसकी आँखों में आँसू आ गए। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा इस तरह के लोग बस देख, तब मैंने उसको बोला मैंने देख सभी तरह के लोग दुनिया में होते हैं, अच्छे भी बुरे भी। तो इसी से मैंने ये एक सम्मान करके, मान-सम्मान करके मेरी लघु कथा आई थी। वो भी इसमें निकट पत्रिका में भी आई है। क्या बात है! तो बहुत अच्छा। देखिए, विषय ऐसे ही मिलते हैं, ख़ास करके जी, कविता का तो अपना स्वरूप, अपना क्षेत्र है और उसका अपना चिंतन, मनन, विचार है। जी। और लघु कथाओं के लिए, कहानियों के लिए विषय इसी तरह से आते हैं। और जी, जो ये हमारे सजावट तो हर चीज़ की करनी पड़ती है। वो कोई जी, भी हो जी, जी। थोड़ा तो साज-सज्जा जी, तो जी। करनी पड़ती है। नहीं, तो देखिए, वो तो फिर आप एक शिल्पकार हैं, कथाकार हैं, जी, साहित्यकार हैं। आपने जी, अपनी प्रतिभा के हिसाब से आपके पास जो अपनी शक्ति है लेखन की, सृजनात्मक शक्ति है, उस हिसाब से आप फिर उसको, आपके पास तमाम धागे आते हैं, तो फिर आप उसको बुनना शुरू करते हैं ना। तो आप एक बुनने के बाद फिर एक रचना के रूप में आप जी, सामने रखते हैं। जी, उसमें फिर शिल्प की बात आती है, उसमें कथानक की बात आती है, जी, उसमें फिर अभिव्यक्ति की बात आती है, जी, तो फिर एक रचना के रूप में, एक संपूर्ण रचना के रूप में हमारे सामने वो जी, बिल्कुल। रचना आती है, एक पाठक और एक श्रोता के समक्ष। मुझे लग रहा है कि अभी बातचीत और हम कुछ देर कर सकते हैं, लेकिन उस बीच में हमारे मित्र तो लगातार जुड़े हैं, आपको सुन जी, रहे हैं। आपकी बातें बहुत तन्मयता के साथ, आत्मीयता के साथ सुन रहे हैं। जी, नीलम प्रभा जी ने कहा बहुत शुक्रिया इस सच्ची सुंदर कथा के लिए, मेरी जी, बात मेरी रखी आपने, प्यार बड़ी से बहन के शुक्रिया। समान है वो। मैं उनको दीदी बोलती हूँ, बहुत स्नेह मुझे मिला उनसे, इसलिए आभार दीदी आपका। नहीं, और बहुत अच्छा।
नीलम प्रभा प्रभा जी से मैं भी बहुत प्रभावित हूँ। जी, बहुत बहुत अच्छा सोचती है, बहुत अच्छा लिखती है बहुत और अच्छी। इनके जो कोटेशंस होते हैं, इनके जो जी, गद्यांश और पद्यांश होते हैं, जी, रोज़ वो साझा करती हैं। जी। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका और मैं भी चिंतन-मनन उनके की सब कुछ बातें साझा होती हैं। करती हूँ और जी, मेरी जी, जी। सुबह उन्हीं की कविता के साथ होती है। बहुत बढ़िया नीलम प्रभा जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप जी, आज इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हैं। तो आप 1-2 कविताएँ और सुनाइए, उसके बाद फिर हम ये अंतिम दौर की बातचीत करके आज के कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। पहले अपनी 1-2 मैं कविताएँ और सुनाइए क्योंकि आपकी कविताएँ कविता मैं के एक बहाने में तो ज़रूर सुनना चाहेंगे। जी, जी, कुछ एक कहना चाह रहे हैं आप? मैं एक संस्मरण सुनाना चाहूँगी, अरे साझा सुनाइए, करना। बहुत बढ़िया, बहुत जी, 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 जी। ये भी किस्सा जब हम शाहजहाँपुर थे, तभी का है। मैं लखनऊ से शाहजहाँपुर आ रही थी। मेरे बच्चे दोनों वहाँ लखनऊ में ही पढ़ते थे। बड़ी वाली बेटी है शिवाली तो देहरादून थी, लेकिन दोनों छोटे बच्चे ये लखनऊ में पढ़ते थे। तो मैं वहाँ से मुझे मेरा मेरा भाई रहता था लखनऊ में, उसने मुझे वहाँ से ट्रेन में बैठाया और ये वहाँ स्टेशन पर लेने आने वाले थे मुझको, शाहजहाँपुर। रात की ट्रेन थी वो, 10:30 बजे करीब चली। उस दिन और लेट हो गई थी, 11 बजे वो लखनऊ से चली। तो मैं ट्रेन में बैठी, मुझे कुछ अजीब भी लग रहा था, भय लग रहा था कि ज़्यादा उसमें यात्री थे नहीं, तो थोड़ी घबराहट सी भी हो रही थी। तो तभी एक मेरे सामने वाली बर्थ पर एक लड़का, कोई 21-22 साल का होगा, वो आकर बैठा। मैंने ये लिखा भी है संस्मरण नई सुबह के नाम से। तो वो बहुत ज़्यादा मुझे परेशान सा लग रहा था कि बहुत किसी परेशानी में है, कि वो बार-बार फ़ोन निकाल रहा था और बात कर रहा था उस पर। तो ये तो मैं भी भाप गई थी। कुछ तो वो है पुलिस वाले की बेटी हूँ, जो थोड़ा-सा कुछ तो असर रहता ही है। तो मैं भाप तो गई थी कि ये है ज़रूर कोई किस्सा, या तो इसका कोई प्रेम किस्सा है या कोई और परेशानी इसकी पारिवारिक है। तो वो बहुत देर तक वो ही, और कोई नहीं था, वो सामने वाली पे वो था, इधर मैं थी। तो वो बार-बार उठ के जाता था गेट तक और फिर वापस आके फिर बैठ जाता था। फिर माँ अपना सिर पकड़ के बैठ जाता था। फिर तो इस तरह से उसको बहुत टाइम हुआ। तो मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा कुछ परेशानी है क्या? तो बोला नहीं, नहीं कोई नहीं आंटी, कुछ नहीं है ऐसा। एक बार को मुझे लगा, मैंने कहा ये बच्चा है, थोड़ा-सा इसको भी, अब मुझे भी अपना समय तो काटना ही था उसके साथ। लेकिन वो थोड़ी देर बाद बहुत देर तक बैठा रहा, बहुत बातें करता रहा, किसी से बहुत गुस्से में बातें कर रहा था वो। तो कि और यहाँ तक कि वो मरने-मारने की भी बातें कर रहा था। तो वो आकर बैठा, थोड़ी देर बैठा रहा, फिर बोला, "आंटी मैं आपसे कुछ शेयर कर सकता हूँ?" मैंने कहा, "ज़रूर बेटा, बताओ, अगर कुछ बताना चाहते हो तो ज़रूर बताओ। तुम भी मेरे बच्चे जैसे ही हो, तुम्हारी उम्र का मेरा बेटा है।" तो वो बताने लगा कि ऐसे-ऐसे मेरा एक लड़की से मेरा प्रेम संबंध है, लेकिन अब वो जो है अपने बॉस के इसमें पड़ गई है, उसने मुझको मना कर दिया। अब मैंने उसको इतने फ़ोन दिए, वो रिलायंस में जॉब भी करता था। तो मैंने कहा कोई, तो फिर वो बताने लगा, मैंने कहा तुम्हारे घर में कौन-कौन है? तो बताने लगा कि मेरी 7 बहनें हैं, 8वाँ मैं भाई हूँ, हुँ, 7 हुँ, हुँ। का भाई हूँ। और मेरे पिता की एक बुक की शॉप है और कुछ वही हमारा मतलब जो है साधन है। तो मैंने उससे फिर यही पूछा, मैंने कहा बेटा, मैंने कहा तुम ये बताओ, 7 बहनें, तुम्हारे बूढ़े माँ-बाप, और तुम अभी क्या कदम उठाने जा रहे थे? वो गया था गेट तक और उसने वहाँ हुँ, फ़ोन देखा, पर वो पता नहीं कैसे मैंने ही उधर को मैं निकली, मुझे शंका हो रही थी, मैं क्या कहीं ये कुछ गलत ना कर बैठे। मैंने उसको बोला, मैंने बेटे आप इसके पास खड़े नहीं हो, जाकर अपनी बर्थ पर बैठो, अपनी सीट पर बैठो, यहाँ से कभी-कभी हवा का झोंका भी ऐसा लगता है तो नीचे गिर जाओगे। तो मेरी बात सुनकर वो आ तो गया और ये अच्छा ही हुआ उस समय आ गया, पता नहीं तो क्या कर बैठता वो। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा देखो तुम्हारी बहनों को कितनी उम्मीद होगी तुमसे, अब तुम एक लड़की के चक्कर में इस तरह से कदम उठाने जा रहे हो? बोला हाँ आंटी, पर फिर भी मैं क्या करूँ, मैं भी बेबस हूँ दिल के हाथों। मैंने कहा देखो, जब वो उसने तुम्हें नकार दिया, तो ये सोच लो वो तुम्हारे लायक है ही नहीं। ये मत सोचो तुम उसके लायक नहीं हो, ये सोच लो कि वो तुम्हारे लायक ही नहीं, नहीं तो वो तुम्हें धोखा नहीं देती। और मैंने देखो अपने बूढ़े माँ-बाप का सोचो, कितनी उम्मीदें तुम्हारी लगी हुई हैं उनसे।
उनकी उम्मीदें लगी हुई हैं तुमसे और तुम ऐसा कदम उठाने जा रहे हो। बोला हाँ ये तो है। फिर मैंने इसको खूब बातों में लगा कि मैंने इसका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो, तो उससे पूछती रही उसके घर के बारे में, उसकी पसंद के बारे में, खाने में क्या पसंद है क्या है, इस तरह से करते करते मतलब 4 घंटे का वो मेरा सफ़र था, वो उसके साथ कटा मेरा। तो बाद में आखिर में मैंने कहा, फिर उसने बोला हाँ, मैंने कहा आर यू ओके? बोला हाँ आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल सही है। मैंने कहा अब भूल के भी ऐसा कदम मत उठाना। बोले हाँ नहीं बिल्कुल नहीं उठाऊंगा, अब आपने मेरा मेरा ब्रेन वॉश किया है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या फिर बात चल है, बहुत। अब देखिए, आपने उस समय एक केवल एक साहित्यकार की नहीं बल्कि एक सही मनुष्य के रूप में आपने उसको संवारा, उस समय संभाला उसको और उसको सुरक्षित रखा आपने। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कार्य किया है आपने उस जी, समय। और तो आपने अब देखिए उस समय आप में भी वो हिम्मत आ गई और जी, आपने, ईश्वर ने आपको वो सद्बुद्धि दे दी उस समय कि हाँ इस जी, बच्चे को बचाना है। जी, जी, देखिए जीवन में ऐसी घटनाएं तो बहुत होती रहती है जी, और इन घटनाओं से आदमी को बहुत सीख भी मिलती है, अनुभव भी जी, प्राप्त होता है और आगे जाने के लिए रास्ता साफ होता है और एक आधार भी जी, बनता है। बहुत जी, अच्छी जी, बातें हैं। तो क्या अब बिल्कुल, एक कविता के साथ अब आज के कार्यक्रम को हम समापन करें? एक जी, कविता सुनाइए। और वंदना वाजपेयी जी आपको नमस्कार कर रही है। जी, तो नमस्कार, स्वागत जी, है। और हरगोविंद पुरी जी कह रहे हैं कि अच्छा लगा ये घटनाक्रम सुनकर। तो सही मायने में जो आपने सुनाया तो अपने आप में एक बहुत एक प्रेरणा देने वाली घटना है कि किस तरह से आप एक रचनाकार भी कभी-कभी एक वॉलंटियर की तरह एक अलग तरीके से किसी को बचा सकता है। उसको चाहे आपने उसको हिम्मत दे दी, आपने उसको सही जीने का रास्ता बता दिया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जी, जी, फिर उसने मेरा सामान भी उतारा, अपना नंबर भी उसने मुझे दिया था, लेकिन वो झोंक में मेरे हाथ से वो पेपर कहीं उड़ गया और क्या बात है! बिल्कुल क्या बात जी, है! स्टेशन पर बहुत उतर बढ़िया, कर बहुत। इनके पाँव भी छुए उसने, मेरे पाँव भी छुए और बोला आंटी मैं कभी नहीं भूलूँगा आपको। मेरे लिए ये बहुत बहुत अच्छी बड़ा बात। पुरस्कार था, बहुत बड़ी बात थी और मैं भी ये इसको आज तक वैसे निरुपमा जी, ये तो खैर संस्मरण तो आपने लिखे, लेकिन एक कहानी के रूप में भी आपका ये बहुत अच्छा एक बन जी, सकता है। कहानी के रूप में भी आप इसको जी, सच्ची घटनाओं पर आधारित जो कहानियां होती है उस जी। रूप में भी आप इसको लिख सकती हैं। तो अब रचना आप उत्सव कविता में गया सुनाइए। है जी, संस्मरण। जी। अच्छा मैं एक कविता और सुना देती हूँ। ये है कविता, वो गांव जो पीछे छूट गया। वाह। वो गांव जो पीछे छूट गया कहीं, वो हरी भरी पगडंडियां, वो ऊंचे नीचे रास्ते, वो लहलहाते खेत खलियान, वो मद मस्त हवाएं, वो चैत्र मास, उखड़ा उखड़ा सा मनवा आज भी याद है मुझे। वो पीपल का बड़ा सा पेड़, हर अमावस्या को जहाँ चढ़ाया जाता था जल, पितरों को प्रसन्न करने के लिए। पीपल की उदार घनी सी वो छाँव, जिसके नीचे कुछ पल सुस्ताते थे ग्वाले। वो खामोश सा बूढ़ा पोखर, जिसके गंदे पानी पर खिलते असंख्य कमल। वाह, वाह, अपने वाह। अपने छोटे छोटे हाथों से निरर्थक कोशिश करती में पा लेने की जिज्ञासा से बहुत याद आता है, बहुत याद आती है भादों की वो बरसात में, रात रात भर हाथों में बाल्टी थामे चिकर घिन्नी सा घूम जाना, इधर टपका कि उधर टपका, रात भर जाकर करती थी रातें। ये सही बात है। चूल्हे से वाह, वाह, वाह। उठता चूल्हे से उठता हुआ धुआं माँ की सुरमई आंखों में खींच देता था लाल लाल डोरे। बरोसी में मतलब जो हरा होता दूध ओटाया जाता है जिसमें, बरोसी में ओटाया हुआ दूध सब याद आता है। अच्छा इसका यही थी तो बहुत जो बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और बहुत सारे मित्र अभी भी हमारे कविता विकास जी भी जुड़ गई, जी आपको धन्यवाद। साधुवाद दे रही हैं और जिज्ञासा सिंह जी भी वो भी लहलहाते खेत खलिहानों की उसको खूब कह रहे हैं। वंदना वाजपेयी जी
महेंद्र मोदी जी हमारे आकाशवाणी के मित्र हैं, वो भी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। अब थोड़ा सा प्रियंवदा पांडे जी, आप भी हमारे साथ देवरिया के से जुड़ गई हैं। जी तो जी मैं चाहता हूँ कि कार्यक्रम के समापन हम उस कविता से करेंगे निरुपमा जी, जो जी आपने जो अपने कितने हिस्से में जो हमने हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, जी जी कि कविताओं में उनको कैसे हम सुरक्षित रखें, उनकी भावना, उनकी संवेदना, उनकी जी परिस्थितियाँ किस तरह से हमें उनको संभाल के रखना है और उसका ध्यान रखना है। तो एक जी बहुत जी नाजुक विषय है वो, और जी कई मित्रों ने उस संकलन में योगदान दिया है अपना-अपना, और जी आपकी जी भी कविताएँ बहुत अच्छी थी उसमें। और जी जो हमारे जो सीनियर सिटीज़न हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, माता-पिता हैं जी या उनसे भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनको समर्पित कविताएँ थी वो। तो आपकी कविताएँ भी बहुत अच्छी थी। तो उनमें से एक कविता के साथ फिर हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। जी। एक है सूखे दरख्त, या आप ही इसी इसमें से अरे ही वाह! पढ़ो। क्या बात! क्या बात है, क्या बात है! बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत ही सराहा गया इस काव्य संग्रह को। विषय ही ऐसा जी नाजुक था, ऐसा जी संवेदनशील था, सबको पसंद जी आया ये। जी। सूखे दरख्त, हे सूखे दरख्त, तुम फिर हरिया गए। तुमको तो निहत्था कर दिया गया था, शाखा विहीन कर दिया गया था। अरे वाह! क्या तुमने बात! तुमने तो परोपकार किए अनेक, मानव का शुद्ध वातावरण दिया, मानव को शुद्ध वातावरण दिया, पशुओं की उदर तृप्ति हेतु हरा भरा भोजन उपलब्ध कराया। जो भी शरण तुम्हारी आया, छाव रूपी छाया तले सुस्ताया, बाहों का बना तकिया नींद के आगोश में समाया। नवयुवकों ने नवयुवतियों ने प्रेम का साक्षी भी तो तुम्ही को बनाया। अनेक रूपों में अनेक कवियों ने अनेक काव्य का आधार भी तुम्ही को बनाया। फिर इतना निर्दयता पूर्वक कैसे वार कर सकते हैं निर्दय। सत्य सुनने में बहुत कसैला होता है, सत्य सुनने में बहुत कसैला होता है, तो धीर धरकर सुनो। अब तुम बुढ़ा गए हो, अब तुम बुढ़ा गए हो, अब तुम पूर्व समय की भांति सक्षम नहीं रहे ना। अब तुम क्या कहने बात की है! वाह, वाह! फल फूल जी, जी। देंगे तो यही तो नियति है तुम्हारी हमारी। पुरानी वस्तु, पुराना सामान, चर अचर प्राणी मात्र, कोई भी हो, आगमन प्रस्थान, यही नियम है हमारे तुम्हारे संसार के। वाह, वाह, वाह! बहुत अच्छी रचना, बहुत अच्छी रचना। तो इस धन्यवाद। बीच में जो हमारे मित्र जुड़े रहे, उनके लिए 2 शब्द कहना चाहेंगे आप कार्यक्रम के समापन पर? जी, बिल्कुल, सबने इतना समय दिया, मैं सबकी बहुत-बहुत आभारी हूँ, और सभी मित्रों का आभार करते हैं कि आप ही के सहारे मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आपके स्नेह के कारण ही मैं आज यहाँ आपके पटल पर हूँ। ये बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य है, और आखिर में यही कहूँगी कि ज़िंदगी पल-पल रंग बदलती रहती है। हर पल, हर घड़ी कुछ नया होता है। हर मुश्किल का हल भी होता है। वाह, वाह, वाह! बहुत अच्छी बात कही। अब देखिए धन्य अंत में उर्मिला शुक्ल जी भी हमारे साथ जुड़ गई। उर्मिला जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अब आप कार्यक्रम देखिएगा, ये मेरे उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के पेज पर उपलब्ध रहेगा। मैं मित्रों जी, से निवेदन करूँगा जो देर से जुड़े हैं या किसी कारणवश लाइव नहीं जुड़ पाए, वे जी, मेरे पेज पर ये कार्यक्रम अब उपलब्ध रहेगा। इस लाइव कार्यक्रम के समापन के बाद वे इसको देखें, सुनें और अपनी कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रिया दे दें। और आपसे मैं निरुपमा जी निवेदन करता हूँ कि जी, जितने भी कमेंट्स आए हैं, उनको आप पढ़ लीजिएगा और आप बिल्कुल, उन पर अपना अपना प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आप जी, हमारे साथ आज जुड़ धन्यवाद गए। जी। बहुत अच्छा बहुत-बहुत लगा, बहुत अच्छा। धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार करता हूँ। मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर आज हमारे साथ मुंबई से जुड़ी थी सुपरिचित कवयित्री साहित्यकार निरुपमा सिंह जी। और जो मित्र इस बीच हमारे साथ जुड़े रहे, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ आज के कार्यक्रम में मेरे साथ रहने के लिए। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अब मुझे अनुमति दीजिए।